फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक। आप सबका बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से, दैट इज़ ऑडिट के जाप। तो आइए आज एक नए ऐसे के स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ हमारा ऐसे नंबर 530 ऑडिट सैम्पलिंग, जैसा कि मैंने कहा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे नंबर 530 ऑडिट सैम्पलिंग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस ऐसे का स्कोप क्या रहेगा। ठीक है, तो इस ऐसे का स्कोप कुछ भी नहीं है, और जो इसका जो फर्स्ट पेज के, मतलब मैं बोलूँगा फर्स्ट पेज में नहीं, जो फर्स्ट पेज के अंदर हाफ पार्ट है ना, वो बिल्कुल इरेलीवेंट है, सिर्फ डेफिनेशन वाला है। इरेलीवेंट इसलिए है क्योंकि डेफिनेशन ऐसे नहीं पूछता, बट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कुछ भी आपको डेफिनेशन वगैरह दे देगा और पूछेगा कि ये किसका कौन सा इसका टॉपिक है, तो आपको उसमें एमसीक्यू मार्क करना होगा। ठीक है, तो स्कोप की बात करते हैं, तो मेरे साथ रीड करेंगे, जॉब करना है। The standard on auditing applies when the auditor has decided to use audit sampling in performing audit procedure. It deals with auditors' use of statistical as well as non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample, performing test of control and test of details, and evaluating the results from sample. सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। ये ऐसे तब अप्लाई करेगा जब ऑडिटर साहब ने क्या तय कर लिया कि वो ऑडिट सैम्पलिंग यूज़ करने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, उसमें से वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जब वो ऑडिट परफॉर्म करेगा उसको बोलते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करने वाला है, जिसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्कोप बिल्कुल इरेलीवेंट है, यू में इग्नोर। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमारे को 4 डेफिनेशन कवर करनी। सबसे पहले डेफिनेशन किस चीज़ की है? ऑडिट सैम्पलिंग की। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट सैम्पलिंग? इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, बट इसको इस बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के लिए। चलो, ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब क्या है? दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट रेलिवेंस सच दैट all sampling units have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw conclusions about the entire population. ठीक है, तो कहने का मतलब पता है क्या है यहाँ पे? ऑडिट प्रोसीजर्स तो पूरे अप्लाई करने हैं 100%, लेकिन आइटम 100% से कम होगी। बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि यार ऑडिट प्रोसीजर ही कम अप्लाई करेंगे, उसको कहते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। जी नहीं, ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको प्रोसीजर्स तो पूरे लगाने हैं, जितने आपको प्रोसीजर लगाना है, ये ऐसे, ये टेक्निक वो टेक्निक्स तो पूरी लगानी है, बट पॉपुलेशन जो है ना वो 100% से कम होगी, बस उसको बोलते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे बाद में आपको इंटरप्ट करूँगा, आपको सिर्फ रेड वाले में और नीचे जब आएंगे भी पर्पल जो कि अंडरलाइन होंगे, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारे साथ। सेकंड डेफिनेशन की बात करेंगे, दैट इज सेकंड में हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग रिस्क। ये चारों डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सैम्पलिंग रिस्क को मेरे साथ करेंगे, जॉब करना है इसका, आप थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉब करना। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग रिस्क? वो रिस्क जो कि अगर ऑडिटर ने 100% ऑफ द आइटम पे ऑडिट प्रोसीजर लगाए होते तो क्या कंक्लूजन आता? अब ऑडिटर साहब ने क्या करा है, अब ऑडिटर साहब ने लेस देन 100% ऑफ द आइटम पे 100% प्रोसीजर लगाए हैं, तो उसमें जो रिजल्ट आया, उन दोनों में जो रिस्क है, क्योंकि कंक्लूजन उसमें अलग होगा। जब ऑडिटर साहब ने ऑडिट सैम्पलिंग लगाई है तो कुछ कंक्लूजन आएगा, लेकिन जब वो पूरे के पूरे प्रोसीजर पे, पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे प्रोसीजर लगाता तो कुछ अलग वो आता रिजल्ट, कंक्लूजन। ठीक है, तो उन दोनों में जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं क्या? सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, अब सैम्पलिंग रिस्क जो है दो टाइप के होते हैं। पहला पढ़ेंगे मेरे साथ, फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल्स जो थे मोर इफेक्टिव थे कंट्रोल्स जो है वो मोर इफेक्टिव है देन दे एक्चुअली आर। ठीक है, ऑडिटर साहब ने क्या बोल दिया? कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिव है बट वो कम इफेक्टिव थे। और मैं अगर बोलूँ इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स, मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है एग्जिस्ट करती थी, बट ऑडिटर साहब ने कहा कि एग्जिस्ट नहीं करती, इनफैक्ट वो करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में है, टेस्ट ऑफ डिटेल में है। पहला पॉइंट कवर हो गया। टीओसी बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल को, टीओडी बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल को, हम शॉर्ट में ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे। तो जो पहले वाला ये जो सैम्पलिंग रिस्क है ना, इसके साथ ऑडिटर साहब जो ज़्यादा प्राइमरली कंसर्न है, क्योंकि ऑडिटर साहब ने गलत डिसीजन ले लिया यहाँ पे। मतलब पहले वाले में बोलूँ कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल इफेक्टिव नहीं थे, ऑडिटर ने बोला कंट्रोल इफेक्टिव है। दूसरे वाले में टेस्ट ऑफ डिटेल में डिटेल मिस्टेक में एग्जिस्ट करती थी, ऑडिटर साहब ने बोला एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पे गलत डिसीजन ले लिया। तो उसका मतलब ये जो है बहुत बड़ा ऑडिटर की गलती है। तो ऑडिटर जो है प्राइमरली कंसर्न रहेगा, क्योंकि इस टाइप के एरोनियस कंक्लूजन के साथ, क्योंकि ये ऑडिट की इफेक्टिवनेस को बहुत ज़्यादा क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, ऑडिट ओपिनियन पे भी क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। लेकिन सेकंड टाइप का हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग रिस्क। इसमें क्या है? इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑडिटर साहब ने बोला कंट्रोल लेस इफेक्टिव है बट एक्चुअली ज़्यादा इफेक्टिव थे। और इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? एग्जिस्ट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज नॉट। ठीक है, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर साहब ने बोल दिया एग्जिस्ट करती है, बट एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। ठीक है, तो असली में क्या हुआ यहाँ पे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल उन्होंने बोल दिया कि लेस इफेक्टिव है, बट असली में मोर इफेक्टिव थे। और सेम में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, उन्होंने बोला एग्जिस्ट करती है। तो मतलब एक तरीके से गलत डिसीजन तो लिया, लेकिन गलत डिसीजन लेके भी कुछ ज़्यादा कुछ गलत नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि है ना। तो इसमें क्या है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी कंसर्न तो नहीं रहेगा, बट यहाँ पे इसकी ऑडिट एफिशिएंसी को इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑडिटर्स आपको एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। आप ये वाली बात को फिर से प्रूव करने के लिए क्या, कि भैया कंट्रोल इफेक्टिव थे और
टेस्ट ऑफ डिटेल केस में मेटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सेकंड चीज़ भी कवर होगी, सैम्पलिंग रिस्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चारों डेफिनेशन में, इसको ढंग से करके जाना, ठीक है। थर्ड आते हैं हमारे डेफिनेशन के ऊपर, दैट इज हमारी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। मैंने इसके ऊपर भी बात करी अभी कि सैम्पलिंग दो टाइप की होती है, स्टैटिस्टिकल एज वेल एज नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ना व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का मतलब वो सैम्पलिंग जिसमें नीचे दी गई दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहला क्या? रैंडम सिलेक्शन, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, जो सैंपल आइटम्स हैं पॉपुलेशन में से क्या करेंगे हम, रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अगला आगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज़ करेंगे सैंपल रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए। अब कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, कुछ कंक्लूजन निकलेंगे सैंपलिंग करने के बाद, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज़ करेंगे। जिसमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बोलते हैं, और जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे उसको, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। नीचे मैंने रेड में उसको क्या कर रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। और लास्ट इसमें डेफिनेशन दैट इज हमारी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे ऊपर मैं सैम्पलिंग रिस्क की डेफिनेशन को रखता हूँ, देन मैं रखता हूँ टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन को, क्योंकि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक डेफिनेशन पकड़ा देंगे इतनी बड़ी सी लिख के 3 लाइन की, और फिर बोलेंगे क्या है क्या नहीं है, आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको उसमें टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ना व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट? नाम खुद बता रहा है कि जिसको ऑडिटर साहब टॉलरेट कर सकते हैं, क्या इतना तक तो मैं सहन कर लूँगा, इतना तक सहन कर लूँगा, इससे ऊपर होगी तो हद हो जाएगी। फिर से बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, इतना तो मैं सहन कर लूँगा, अगर इससे ऊपर हो गया तो हद हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो अब मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर in respect of which the auditor seeks to obtain an appropriate level of assurance that the monetary amount set by the auditor is not exceeded by the actual misstatement, ठीक है। तो एक मॉनिटरी अमाउंट, एक पैसे में अमाउंट ऑडिटर साहब सेटअप करेंगे, वो मॉनिटरी अमाउंट जो है ना, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। डेफिनेशन थोड़ी सी घुमा फिरा गया है, लेकिन सिंपल सा मतलब क्या है, जो मॉनिटरी अमाउंट ऑडिटर साहब ने सेट करा है उससे ऊपर जो है एक्चुअल मिसस्टेटमेंट नहीं जानी चाहिए, वहीं तक रहेगी तो टॉलरेबल है, उससे ऊपर हद हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन घुमा फिरा गया, लेकिन हमने तो बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग निकाल दिया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट भी जो है कवर हो जाता है। अब हम आते हैं आगे। अब इस एसए की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते हैं। इस एसए की रिक्वायरमेंट क्या है? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट, 5 रिक्वायरमेंट है इस एसए की। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट को अपन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सैंपल डिज़ाइन, साइन, सिलेक्शन। एक सेकेंड, ठीक है। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें अंदर क्या, दैट इज सैंपल डिज़ाइन, साइज एंड सेलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग। अब ध्यान देना, इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, दैट इज सैंपल डिज़ाइन, फिर सैंपल साइज, फिर सैंपल सेलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग। सॉरी, 4 नहीं, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, सैंपल डिज़ाइन, सैंपल साइज, सैंपल सेलेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। पर्पल वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही कवर होने वाला है पेपर के अंदर, ठीक है। चलो, तो ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले सेलेक्ट करेगा वो आइटम, मतलब उस सैंपल को इन सच अ वे दैट हर सैम्पलिंग की क्या हो, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करनी कि भैया हर पॉपुलेशन के अंदर जो भी यूनिट्स हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, 1000 यूनिट्स हैं, 2000 यूनिट्स हैं, हर यूनिट का जो है क्या हो, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन का। चलो, खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिजाइनिंग द ऑडिट सैंपल, जब ऑडिटर साहब क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे ऑडिट सैंपल को, द ऑडिटर कंसीडरेशन इंक्लूड्स द स्पेसिफिक पर्पस टू बी अचीव्ड एंड द कॉम्बिनेशन ऑडिट प्रोसीजर दैट इज लाइकली टू अचीव दैट पर्पस, ठीक है। तो पर्पस जिससे अचीव हो जाए आपको ध्यान रखना है सैंपल डिजाइन करते टाइम। अगला, द लेवल ऑफ सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है ना। कितना लेवल ऑफ सैम्पलिंग रिस्क, जो भी मैंने ऊपर पढ़ा, सैम्पलिंग रिस्क में 2 टाइप के कंक्लूजन पढ़े, एरोनियस कंक्लूजन, फर्स्ट सेकंड, याद आ रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, ठीक है। तो जितना सैंपल रिस्क जो है ना ऑडिटर साहब लेने को तैयार है, उस हिसाब से सैंपल साइज लेना। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको लोअर द रिस्क लेना है तो भैया जी फिर सैंपल साइज ज़्यादा ले लेना। सिंपल सी बात, आपको चाहते हो कि रिस्क बहुत कम हो, रिस्क भैया बहुत ही कम हो, तो उतना ज़्यादा सैंपल साइज बढ़ा देना, काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दैट इज जब ऑडिटर साहब क्या कर रहे होंगे, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज़ कर रहे होंगे, सैंपल आइटम्स आर सेलेक्टेड सच अ वे दैट क्या हो, अगेन ई सैम्पलिंग यूनिट हैज़ अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत ही ईजी था, ज़्यादा ही रेलिवेंट नहीं था, इरेलीवेंट था, इसको यू कैन स्किप, ठीक है। अगला आता है परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। ये भी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें तो रेलिवेंट है आपको थर्ड वाला, दैट इज नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट हम फिर भी सेकंड पॉइंट कवर कर रहे हैं, दैट इज परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। तो क्या है इसके अंदर, ऑडिटर क्या करेंगे, ऑडिटर साहब क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अब उसने क्या कर लिया भैया जी, सैंपल आइटम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से सैंपल साइज, सैंपल जो है ना आइटम बाहर निकाल लिया, क्या करेगा, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। अब ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, बट ऑडिटर साहब जो लगा नहीं पा रहे किसी सिलेक्टेड आइटम के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर, तो क्या करना है इस केस में, आपको रिप्लेसमेंट करना है आइटम को। अब आइटम को रिप्लेस करना है और फिर इसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर को लगाना है, ठीक है। तो इफ द ऑडिटर अगेन
अगर वो अप्लाई नहीं कर पा रहा, अपना डिज़ाइन नहीं कर पा रहा ऑडिट प्रोसीजर और सुटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर टू अ सेलेक्टेड आइटम, द ऑडिटर शैल ट्रीट दैट आइटम एज अ डेविएशन फ्रॉम द प्रेस्क्राइब कंट्रोल। ठीक है ना। अगर अब वो रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर भी क्या नहीं कर पाया, अपना ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पाया, मतलब क्या है, कुछ दिक्कत है। मतलब पहले तो मैंने सैंपल आइटम चुनी, उसके ऊपर प्रोसीजर लगाने की कोशिश करी, नहीं लगा, ठीक है। रिप्लेस करा आइटम को, फिर मैंने उसके ऊपर सैंपल ऑडिट प्रोसीजर लगाने की कोशिश करी, फिर भी नहीं लगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेविएशन या फिर कुछ ना कुछ मिसस्टेटमेंट मिल चुकी है। तो अगर भैया जी कंट्रोल है तो उसको हम डेविएशन बोलेंगे, और अगर इनकेस टेस्ट ऑफ डिटेल्स है उसको क्या बोलेंगे, मिसस्टेटमेंट बोलेंगे। ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम बोलते हैं डेविएशन और टेस्ट ऑफ डिटेल में हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारा कवर होता है। अब हम आते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखिए नेचर एंड कोज ऑफ डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट, हमने ऊपर डेविएशन मिसस्टेटमेंट निकाल दिए सेकंड वाले पॉइंट में, दैट इज परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर में। अब नेचर एंड कोज क्या है, ये तो है नहीं कि डेविएशन मिल गई, मिसस्टेटमेंट मिल गई, अब बैठे हैं इसको लेके। अरे क्या आप पता करो ना यार, इन्वेस्टिगेट करो कि भैया कहाँ से आई, क्यों आई, कहाँ से आई, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा किसको, नेचर एंड कोज ऑफ एनी डेविएशन और मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड, फिर इवैल्यूएट करेगा कि भाई पॉसिबल इफेक्ट क्या पड़ेगा उसका ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर या फिर अदर एरियाज ऑफ द ऑडिट के ऊपर। और इन रेयर सर्कमस्टांसेस, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही वर्ड मार्क करा है पर्पल में, जैसे एनोमली। ये वर्ड आपका अगर पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन, तो ये वर्ड स्पेसिफिकली ऐसे यूज़ करेगा, सिर्फ इसलिए मैंने मार्क करा है। मैं चाहे तो इसमें बहुत बड़ा भी अंडरलाइन कर सकता था कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे फ़ायदा क्यों नहीं हो मिलेगा, क्योंकि ये वर्ड ही आपको रटना है। ये वर्ड ही सीधा ऐसे अपने एग्जाम में क्वेश्चन में यूज़ करेगा एनोमली, और आपको सीधा सीधा छूटते याद आएगा। हाँ, ऐसे 530 इस वाले पेज पे ये वाला टॉपिक था और कवर हो गया, मुझे याद आ गया। हाँ, मेरे 4 नंबर ही पक्के हो गए, 3 नंबर एज द केस में भी। ठीक है, तो इन द एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस, जब ऑडिटर क्या कर रहा है, उसने मिस स्टेटमेंट डेविएशन मान लिया, वो एनोमली है। एनोमली का मतलब समझते हो क्या है, एनोमली का मतलब क्या है कि एक ही है। मतलब ऑडिटर क्या करेगा, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लेगा कि वो जो मिस स्टेटमेंट और डेविएशन है ना, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। मतलब ये एनोमली है, आइसोलेशन में सिंगल है। ये जो है ना पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मतलब पूरी पॉपुलेशन में गलती नहीं है। इसकी वजह से ये नहीं कि एक गलती मिल गई तो पूरी पॉपुलेशन ही गलत है, जी नहीं। ये एनोमली है, सिर्फ एक ही आइटम गलत है, बाकी सब ठीक है। तो ये होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि एक ही चीज़ गलती है, उसको हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑब्टेन द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट द मिस स्टेटमेंट डेविएशन डज नॉट अफेक्ट द रिमाइंडर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, वो सिर्फ सिंगल है, वो पॉपुलेशन को पूरी की पूरी रिमाइंडर ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं कर रही है। इसी को बोलते हैं एनोमली, पेपर में आ सकता है। ठीक है, अगला है प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट। ये बड़ा ईजी है, आप खुद ही रीड कर लोगे, कुछ नहीं करना। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको जो भी कुछ रिजल्ट्स वगैरह मिले उसकी बेसिस पे आप आगे मिस स्टेटमेंट क्या करोगे, प्रोजेक्ट करोगे कि यार बाकी पॉपुलेशन कैसी हो सकती है। एंड लास्ट हमारा क्या रिक्वायरमेंट के अंदर हमारा इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। आपने क्या करोगे भैया जी, ऑडिट सैम्पलिंग कर ली, अब उसके रिजल्ट्स को आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना, और कुछ भी नहीं करना। ये टॉपिक भी बिल्कुल इररेलेवेंट है। एक और टॉपिक है यहाँ पे नीचे, उसको मैं अलग से कवर नहीं करा, इसी पैराग्राफ में डाल दिया है, दिस में यू कैन स्किप। ठीक है ना, ये भी आप स्किप कर सकते, ज़्यादा कुछ खास नहीं, बट फिर भी मैं पढ़ देता हूँ, मैंने क्योंकि रेड अंडरलाइन करा तो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स, और ऑडिटर साहब कंक्लूड कर रहे क्या, दैट ऑडिट सैम्पलिंग हैज़ नॉट प्रोवाइडेड, उसने प्रोवाइड नहीं करा क्या, रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, तो क्या करेगा वो, मैनेजमेंट को करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भैया जी इन्वेस्टिगेट करो मिस स्टेटमेंट को। एंड अगला अगर टेलर करेगा, मतलब पता लगाने की कोशिश करेगा कि NTE, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट। एनटी का मतलब क्या होता है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट। यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको याद करना है, मैं पहले जो मैंने पहले नोट शेयर करे उसमें मैंने एनटी का आपको बता रखा है, तो बार बार मैं स्पेसिफिक चीज़ मेंशन नहीं करूँगा, आपको खुद से याद हो जाएगी धीरे धीरे जैसे नोट्स कवर करोगे। ठीक है, तो नेचर टाइमिंग एक्सटेंट जानना है आपको, दो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू बेस्ट अचीव द रिक्वायर्ड अश्योरेंस। ठीक है ना, आपको जब मिला ही नहीं एश्योरेंस, उसने रीजनेबल बेसिस दिया ही नहीं, तो पहले इन्वेस्टिगेट करवा लो मैनेजमेंट से, और उसके बाद क्या कर लो, खुद ही एनटी पता लगा लो कि क्या होगा रिक्वायर्ड एश्योरेंस लेने के लिए। ठीक है, अब एक आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना, एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ये देखो दोनों के लिए अलग अलग है, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अलग है, टेस्ट ऑफ डिटेल के अलग है। मैं आपके साथ सिर्फ एक दो रीड करने वाला हूँ, ये सेल्फ रीड है, और ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि ICS को एक केस स्टडी टाइप बना के भी दे सकता है, या फिर केस स्टडी नहीं देगा आपको, क्या दे देगा, 4-5 ये लाइनें लिख देगा, फिर बताएगा कि यार इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है। या फिर MCQ का तो फेवरेट ये हो ही सकता है, MCQ में भी कवर हो सकता है। या फिर आपको 4-5 केसेस दे देगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन बना के, फिर आपको टिक करना होगा कि इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, नेग्लिजिबल इफेक्ट है क्या। ठीक है ना, मतलब बताना होगा उसके अंदर, टिक नहीं करना होगा, टिक होगा तो फिर MCQ हो जाएगा। ठीक है, तो आपके साथ एक दो रीड करूँगा, आपको खुद ही रीड करना है, रीड करते समझ आएगा, ये सेल्फ रीड है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एरो भी मार्क करा है, एरो इसलिए मार्क करें हैं दोनों में क्योंकि ये आपस में आपको अलग अलग रीड नहीं करने कि यार 5 इसके अलग याद करूँ, 7 उसके अलग याद करूँ, 12 पॉइंट हो गए। ये 12 पॉइंट नहीं है, ये इनमें से 5 जो ऊपर के है ना, पाँचों के पाँचों कॉमन आपको नीचे मिल जाएंगे। बस ऐसे ने स्टेटमेंट घुमाइए, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डेविएशन, और इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम वर्ड यूज़ करते हैं मिस स्टेटमेंट। मेरे से फिर से बोलेंगे, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम डेविएशन वर्ड यूज़ करते हैं, और इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। फिर से बोलेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल डेविएशन, टेस्ट ऑफ डिटेल मिस स्टेटमेंट। फिर से बोलेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल डेविएशन,
टेस्ट ऑफ डिटेल्स मिस स्टेटमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल डेविएशन, टेस्ट ऑफ डिटेल्स मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो बस यही वर्ड्स यूज होते रखे अलग अलग। देखो सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करें तो अगर इनकेस अगर ऑडिटर का जो एक्सटेंट है मतलब ये टॉपिक का नाम क्या है, एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर इनफेक्ट सैंपल साइज, यानी कि आपको सैंपल साइज कितना रखना है ये नीचे वाले 5 पॉइंट्स में वो आपको अलग अलग पॉइंट बताएंगे। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट पॉइंट है सैंपल साइज बढ़ाना है, कम करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे। ठीक है ना। तो पहला, अगर भैया जी एन इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू द विच द ऑडिटर रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट रेलिवेंट कंट्रोल। ठीक है, अगर भैया जी ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट बढ़ गया है तो भैया जी आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। सेम में नीचे देखो मैंने एरो मार्क करा है, अगर इन केस ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट बढ़ चुका है ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। सेम में सेकंड देखेंगे, अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन बढ़ गया है, यहाँ पे देखो वर्ड डेविएशन यूज हो रखा है, टॉलरेबल डेविएशन बढ़ गया मतलब आप ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हो। मैंने आपको ऊपर इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन मार्क करी, टॉलरेबल का मतलब क्या होता है इसलिए पढ़ाया क्योंकि नीचे इनका लिंक है। अगर टॉलरेबल रेट बढ़ गया, क्या अब मैं ज़्यादा टॉलरेट कर सकता हूँ, ऑडिटर साहब ने बोला अब मैं ज़्यादा टॉलरेट कर सकता हूँ, तो सिंपल सी बात, अगर आप ज़्यादा टॉलरेट अपने सहन शक्ति ज़्यादा आ गई है, मैंने बोला हाँ, तो भैया फिर डिक्रीज कर दे। सेम में नीचे एन इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट 4 पॉइंट देखेंगे अगले वाले का सेकंड टॉपिक का, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। इन यहाँ पे क्या यूज हो रखा है, एन इंक्रीज इन टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, एन इंक्रीज इन टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, तो यहाँ पे अगेन आपका अगर मिस स्टेटमेंट करने की क्षमता बढ़ गई है टॉलरेट करने की तो आप डिक्रीज कर देना। सेम में आपको बाकी के रीड करने हैं, सारे आपस में लिंक है, बट डेफिनेशन कवर करने के बाद इसको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। चलो अब हम लास्ट टॉपिक क्या आ रहे हैं, लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं ऐसे के, जो कि अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर इसमें से कुछ ढंग से आना बनता है तो वो ये टॉपिक है। ठीक है, एमसीक्यू फेवरेट तो है नो डाउट, बट एक केस स्टडी फेवरेट भी बन सकता है। आपको इतनी बढ़िया केस स्टडी देंगे उसके बाद फिर बताएंगे यार बताओ ये 5 अलग अलग टॉपिक्स हैं, बताओ जी कौन सा सैंपल सिलेक्शन मेथड है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन सैंपल सिलेक्शन मेथड पढ़ने जा रहे हैं, मेरे साथ ज़रा पढ़ेंगे डीप में। पहला इसमें क्या, रैंडम सिलेक्शन, नाम खुद बता रहा है रैंडम, तो क्या बताऊँ इसके अंदर मैं ठीक है, आपको रैंडम में सेलेक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है दैट इज़ सिस्टमेटिक सिलेक्शन। यहाँ पे देखो वर्ड कितना प्यारा है, सिस्टमेटिक मतलब प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे सैंपल साइज से। फॉर एग्जांपल 1000 की पॉपुलेशन है, अब मैंने बोला मुझे सैंपल साइज 50 रखना है। ठीक है, तो मैं डिवाइड करूँगा इससे, इससे क्या होगा, हर स्टार्टिंग पॉइंट जो आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल डिवाइड करने के बाद कितना है 50 को, तो आ गया आपका 1000 डिवाइड बाई 50। देखो यार थोड़ी मैथ है ना मेरी ठीक है, मतलब 20 आ गया, आपको हर 20th पे क्या रखना पड़ेगा, सैंपल यूनिट लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, हर 20th पॉइंट पे फर्स्ट से लेकर 20th पे गए, ये आपकी सैंपल यूनिट, फिर अगर 20th फिर सैंपल यूनिट, ऐसे करते करते 50 निकाल लोगे, सैंपल साइज पूरा हो गया आपका, है ना। ये होता है क्या, सिस्टमेटिक सिलेक्शन। आप इसका एग्जांपल खुद रीड करोगे। अगला आता है मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, नाम से बता रहा है मॉनिटरी यूनिट का मतलब क्या होता है, वैल्यू वेटेड। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना बड़ा सैंपल। फॉर एग्जाम्पल आपको चार आपको पॉपुलेशन है, ठीक है, चार, उसमें एक की वैल्यू 50,000 है, एक की 1 लाख, एक की 2 लाख, की 5 लाख, आपको सैंपल साइज एक रखना है। ठीक है, तो 5 लाख वैल्यू उठाओगे क्योंकि उसके कारण मॉनिटरी वैल्यू ज़्यादा है। अगला आता है हैप्पीजार्ड। ठीक है, हैप्पीजार्ड का मतलब क्या है, कोई टेक्निक नहीं है, कुछ नहीं है भैया जी, मतलब होता है ना कि झुंड में उठाना, वैसे वाली बात है हैप्पीजार्ड। ठीक है, तो ऑल्दो नो स्ट्रक्चर टेक्निक इज यूज, कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है, तो इसका मतलब क्या बाइसनेस ले आए जी, नहीं। ऑडिटर क्या करेंगे भैया जी, बाइसनेस को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, वो कुछ ऐसा तो करेंगे एटलीस्ट कि भैया जी हर आइटम का क्या हो, इक्वल चांस हो सिलेक्शन का पॉपुलेशन के अंदर। हैप्पीजार्ड क्योंकि बिल्कुल बेकार हो जाएगी अगर आप हैप्पीजार्ड यूज़ कर रहे हो ना, तो वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में कभी भी नहीं आएगी। ठीक है ना, वो बिल्कुल बेकार है हैप्पीजार्ड, बिल्कुल टेक्निक के बिना है, बट ऑडिटर आपको बाइसनेस को कम करने के लिए पॉपुलेशन इस तरीके से सैंपल साइज यूनिट सेलेक्ट करना है कि भैया जी आपका क्या हो, हर चांसेस हो इक्वल, मतलब पॉपुलेशन के अंदर हर यूनिट का क्या हो, इक्वल चांस हो सिलेक्शन का। लास्ट क्या आता है, ब्लॉक सिलेक्शन, नाम खुद बता रहा है, ब्लॉक में सेलेक्ट करना। ब्लॉक इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स और ऑफ कंटेगियस आइटम्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन। तो ब्लॉक सिलेक्शन कैन नॉट ऑर्डिनरली बी यूज इन ऑडियो सैम्पलिंग बिकॉज मोस्ट पॉपुलेशन आर स्ट्रक्चर सच दैट आइटम इन सीक्वेंस कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 आइटम का क्या है, एक पॉपुलेशन है, आपने क्या करा उसमें से 50 का ब्लॉक निकाल लिया स्टार्टिंग से, मतलब 1 to 50, तो भैया जी क्या ये अच्छी बात है, ये स्ट्रक्चर अगर सपोज किसी ने स्ट्रक्चर वे में कर रखा है, उसको फर्स्ट 50 बिल्कुल ठीक रखे हुए हैं, बाकी 950 खराब है, आपने फर्स्ट 50 निकाल ली पूरा ब्लॉक, आपने तो बोला जी हाँ बिल्कुल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, डेविएशन है नहीं, सब कुछ ठीक है। अरे भैया अगर 950 बिल्कुल खराब है, इसलिए बोलते हैं कि ब्लॉक सिलेक्शन करना सबसे बेकार बात होती है। ठीक है ना, ये वाली आपको सैंपल सिलेक्शन मेथड कभी यूज़ करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आपको क्या करनी चाहिए, पॉपुलेशन में से निकालनी चाहिए। तो ये ब्लॉक सिलेक्शन मेथड क्या बहुत रेयरली जाके यूज़ होता है कहीं पे। ठीक है, आपको पाँचों का यहाँ पे मतलब भी क्लियर हो गया, दैट इज सैंपल सिलेक्शन मेथड। ठीक है, अब ये आपका ऐसे ख़त्म हो गया है। ठीक है, ऐसे नंबर 530, इसको अच्छे से रीड करना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर मैं आपको एक बार मार्क करा देता हूँ जल्दी जल्दी, जो कि आने के चांसेस हैं। नो डाउट सैंपल सिलेक्शन मेथड। ठीक है, देन आपका एग्जांपल्स दोनों के। ठीक है, नो डाउट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको मैं दो बता ही चुका हूँ, नेचर एंड कोज वाला,
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए। और फिर आपका दैट इज़ सैम्पल डिज़ाइन साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग और सैम्पलिंग डिस्क की डेफिनेशन और आपकी टॉलरेबल मेजरमेंट की डेफिनेशन। बस आपको ये मेन इसमें रीड करना है, पर्पल वाला और रेड वाला, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 5:30 खत्म होता है और आपको इसकी वीडियो आज अवेलेबल हो गई है। और आपको साथ ही साथ में ऐसे नंबर 560 और 580 की वीडियो कल मिड में ही आपको लंच तक, मतलब लंच कह रहा हूँ, मतलब यार मैं तो लंच के आया था, हम तो सीए वाले बच्चे, आर्टिकलशिप वाले। ठीक है, मतलब इवन तो मैं सीए बन चुका हूँ बट मेरी आर्टिकलशिप अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि हम ना कोविड एग्जाम्शन के बच्चे हैं, तो हमारा अटैम्प्ट 6 महीने पहले हो गया। ठीक है, और भगवान की कृपा से मैं सीए भी जल्दी बन गया। ठीक है, तो हमारी 6 महीने की आर्टिकलशिप है, तो मैं इसको ऑफिस से ही आपको अपलोड करके दे दूँगा। तो आपका ऐसे नंबर 560 और 580 आपका कल ही कवर हो जाएगा। और 2-3 बजे तक आपको मैं कोशिश करूँगा वीडियो अवेलेबल हो जाए। इफ़ इन द केस अगर वीडियो अवेलेबल नहीं होती तो शाम को तो पक्का हो ही जाएगी। ठीक है, 560 और 580 दोनों की। ठीक है, अब बात रही बीच वाले ऐसे की, आपके 3 ऐसे और रहते हैं 500 की सीरीज़ में, दैट इज़ 540, 550, 570। ठीक है, ये ऐसे जो है ना हम सबसे आखिरी में कवर करेंगे, क्योंकि ये ऐसे तीनों इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आखिरी में आपको बिल्कुल मतलब इतनी मेमोरी टेक्निक्स के साथ ऐसे कवर करा दूँ कि आपका काम हो जाए। दोबारा आपको एक बार वीडियो देखने की जरूरत पड़े, जाप मतलब जाप हो जाए, एक ही बार में जाप हो जाए, ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, इसकी 540 की, 570 की और 550 की। ठीक है, ये 3 ऐसे सबसे आखिरी में करेंगे। 560 580 का ख़त्म कर देंगे और कल हमारी ऐसे 500 की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी इसके साथ। दैन अपन 600 की सीरीज़ 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। पूरी कोशिश करूँगा, कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं है। दैन 700 पे आएंगे और दैन फिर अपने अपने स्टार्टिंग से 200 300 खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके साथ हमारी ऐसी सीरीज़ खत्म हो जाएगी। दैन अपन चैप्टर के टूवर्ड्स बढ़ेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाबा गाइस, टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के